पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा that energy can neither be created nor destroyed. ठीक है, अब इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे साउंड के बारे में। साउंड बताता है कि ये भी एक फ्लो ऑफ एनर्जी है, जिसमें एनर्जी फ्लो होती है। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। ठीक है, दूसरे पढ़ेंगे आप प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, साउंड चलती कैसे है। प्रोपेगेशन मीन्स वो ट्रैवल कैसे करती है, कहाँ पे करती है। और तीसरा पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, और फोर्थ होगा रेंज ऑफ हियरिंग। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मतलब वो कहाँ से टकरा के जाती है, कैसे टकराती है, अब साउंड के। रेंज ऑफ हियरिंग में आप पढ़ेंगे कि हम कितनी तेज़ी, कितनी ज़ोर की आवाज़ें सुन सकते हैं और कितनी धीमी आवाज़ें सुन सकते हैं। और जो कैपेसिटी होती है ह्यूमंस की, अलग अलग एनिमल्स की, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। और पांचवा है एप्लीकेशंस। अब ये जो साउंड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो टेक्नोलॉजी है, वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, वो एप्लीकेशन पार्ट में होगा। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रोडक्शन ऑफ साउंड। प्रोडक्शन ऑफ साउंड कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, अगर ये वाइब्रेट करेगा तो आगे जाएगा। ठीक है, वाइब्रेट करने पे आगे जाएगा और पीछे जाएगा। मान लो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ कि ये पतले सी रोड है जो वाइब्रेट कर रही है, आगे जाने पे इधर जाती है और फिर पीछे जाती है। अब ये वाइब्रेट कर रही है, तो यहाँ की जो एयर होगी, एयर मॉलिक्यूल्स जो होंगे, क्या होंगे, ये रोड पहले यहाँ पे थी, इस पोजीशन में थी बीच में, तो ये एयर मॉलिक्यूल्स जब ये रोड आगे आएगी तो एयर मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएंगे, इनको धकेलेगी, से टकराएगी। ठीक, और जब ये पीछे जाएगी तो यहाँ पे गैप बन जाएगा इस बीच के पार्ट में, फिर वो आगे धकेलेगी। तो इस तरह से एयर मॉलिक्यूल्स टकराने पे आगे की ओर धकेले जाते हैं। और इसी तरह से साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। एयर मॉलिक्यूल्स को क्या हो गए, अब ये मॉलिक्यूल्स आगे, जो मॉलिक्यूल्स एयर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे उससे टकराएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। ये मॉलिक्यूल नेक्स्ट मॉलिक्यूल से टकराएगा, फिर वापस आ जाएगा। ये मॉलिक्यूल नेक्स्ट मॉलिक्यूल से टकराएगा, वापस आ जाएगा। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये जो रोड थी वाइब्रेट हो रही थी, और फिर इसने अपने पास के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनसे टकराई, और फिर वे अपने पास के नेक्स्ट मॉलिक्यूल से टकराए और फिर वापस आ गए। तो टू एंड फ्रो मोशन होता है इसमें। टू एंड फ्रो मतलब आगे जाएंगे और फिर वापस पीछे आ जाएंगे। इसमें क्या हुआ है, जो एनर्जी थी, जो इस रोड में जो एनर्जी थी,
वो एयर मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र हुई, फिर वो एनर्जी नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र हुई, फिर वो एनर्जी नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र हुई। ऐसे वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती जा रही है नेक्स्ट एयर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो ये जो वाइब्रेशन है इससे हमारी ये साउंड प्रोड्यूस होगी। अब यही एयर मॉलिक्यूल्स हमारे कान में टकराएंगे। ठीक है, हमारे कान में जो एयर ड्रम होता है, कान के जो पर्दे होते हैं उन पर टकराते हैं और फिर उसमें कुछ तीन छोटी छोटी बोन्स होती हैं और फिर हम वो कान का जो मैकेनिज्म होता है वो आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे कि साउंड जब हमारे कान से टकराती है कैसे हम उसको सुन पाते हैं, कान का स्ट्रक्चर हम उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं कि ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। ये प्रोड्यूस होती है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से। जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होगा तब साउंड प्रोड्यूस होगी। और साउंड प्रोड्यूस होने के लिए पास में क्या चाहिए, एयर मॉलिक्यूल्स हो या फिर कोई लिक्विड हो। ठीक है, एयर की जगह गैस हो सकती है कोई दूसरी, लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो, तभी तो कोई चीज़ वो आगे वाइब्रेट कर पाएंगे। वाइब्रेशन में तब तो टकराएंगे वो। अगर यहाँ एयर मॉलिक्यूल्स ही नहीं होंगे तो फिर साउंड प्रोपेगेट नहीं कर पाएगी। अगर लिक्विड नहीं होगा तो भी साउंड आगे नहीं बढ़ पाएगी, सॉलिड नहीं होंगे या एयर नहीं होगी, लिक्विड एयर सॉलिड इन तीनों से कुछ भी नहीं होगी तो साउंड आगे नहीं बढ़ पाएगी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्पेस में जहाँ कुछ भी नहीं होता, ना गैस होती है, ना लिक्विड होता है, ना सॉलिड होता है, वहाँ पर साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती, कैन नॉट ट्रेवल। ठीक है, अब प्रोडक्शन तो समझ गए कि वाइब्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तभी साउंड प्रोड्यूस होगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन यही सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी के लिए आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। तो साउंड इसमें ये बताने की कोशिश की गई आपको कि साउंड चलती कैसे है, एयर में, लिक्विड में या फिर सॉलिड्स में। दिया है तुम्हें ये फोक दिया है, एक चिमटा टाइप का होता है ये, इसमें मारते हैं एक जगह पे और ये फिर ये वाइब्रेट करने लग जाते हैं दोनों आगे पीछे। ठीक है, और फिर हम जो कान के पास लाके सुनते हैं कि आवाज़ आती है। तो इसमें क्या होता है, जब इसको हम किसी चीज़ पे हिट करेंगे तो ये वाइब्रेट करने लग जाएंगे आगे पीछे ये। तो इसके आसपास की जो एयर है, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वो कंप्रेस होंगे। जब ये आगे आएगा तो एयर मॉलिक्यूल्स में इकट्ठे हो जाएंगे और जब ये पीछे जाएगा तो यहाँ खाली जगह बन जाएगी इस बीच में। तो एयर मॉलिक्यूल्स तो एक क्या डिज़ाइन बनेगा, एक पैटर्न बनेगा इसके आगे पीछे होने से। पैटर्न बनेगा कि एयर मॉलिक्यूल्स एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, फिर यहाँ पे खाली हो जाएंगे, यहाँ कम होंगे बहुत। ठीक, फिर यहाँ खाली हो जाएंगे, यहाँ एयर मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएंगे। जब जब ये आगे आएगा तब तक ये एयर मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर देगा, जब पीछे जाएगा तो ये खाली करता जाएगा। ठीक है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा होंगे, यहाँ बहुत, यहाँ कम होंगे, यहाँ बिल्कुल भी कम होंगे। तो ये जो मैंने पैटर्न जो बनाएगा ये इसे वाइब्रेट करने पे, तो यहाँ पे इस पैटर्न को हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये जो पार्ट है यहाँ पे
एयर मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो गए हैं, ये कंप्रेस हो गए हैं, कंप्रेस। ठीक है, तो इस एरिया को हम बोलेंगे कंप्रेशन। ठीक है, ये भी कंप्रेशन है, ये भी कंप्रेशन है, यहाँ कंप्रेस हो गए हैं। और बाकी जो खाली जगह है, ये ये इनको हम बोलते हैं रेयरफैक्शन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, यहाँ हाई प्रेशर एरिया है, हाई प्रेशर जगह है, और यहाँ एयर मॉलिक्यूल्स कम हो गए हैं, तो यहाँ ये लो प्रेशर रीजन है। ठीक है, इसमें इन्होंने एग्जांपल लिया है एक स्प्रिंग का, समझाने के लिए लिया है, जरूरी भी नहीं था। ये कहता है कि इस स्प्रिंग को हम पकड़ लेते हैं इधर से और इसको कंप्रेस करते हैं और फिर खींचते हैं, वापस कंप्रेस करते हैं और खींचते हैं। ठीक है, तो ये बोलता है कि क्या स्प्रिंग कैसे बना लेगी, ऐसे बना लेगी, कहीं से तो कंप्रेस्ड होगी, कहीं से खींच जाएगी, फिर कंप्रेस होगी, फिर खींच जाएगी, कंप्रेस होगी, ढीली हो जाएगी। ये बोलता है इस तरह से बना लेगी। तो इस एरिया को एक कंप्रेशन बोलता है, इसको रेयरफैक्शन बोलता है, इसको कंप्रेशन बोलता है, इसको रेयरफैक्शन बोलता है, इसको कंप्रेशन बोलता है। ये कह रहा है कि साउंड में भी एयर मॉलिक्यूल्स ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही करते हैं, और ये अप एंड डाउन नहीं होते, आप कि इनका टू एंड फ्रो मोशन होता है, मतलब आगे जाएंगे और फिर वापस पीछे आ जाएगा। हर एयर मॉलिक्यूल आगे जाएगा, अगले वाले से टकराएगा और फिर वापस आ जाएगा, और फिर पीछे वाले से टकराएगा, फिर वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। तो एयर मॉलिक्यूल कहीं जा नहीं रहा है, वो एक्चुअल में एक ही जगह पे बड़ा बड़ा वाइब्रेट कर रहा है, वो आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, तो सभी एयर मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं। और एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है आगे की तरफ। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ साउंड क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ साउंड हो गया ये, एयर मॉलिक्यूल्स वहीं के वहीं हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ साउंड। हम बताते हैं अब ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बारे में कुछ बातें हैं जो हमें जाननी है। मैं कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनाऊंगा फिर से। यहाँ बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड है एयर। ठीक है, और यहाँ हल्की हो गई है, ये कंप्रेशन है, ये रेयरफैक्शन है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। ठीक है, इसमें क्या है, जब बहुत फास्ट वाइब्रेट होते हैं तो इस तरह से बन जाता है। तो हम इसको हम दिखा सकते हैं ग्राफ की फॉर्म में। ग्राफ की फॉर्म में कैसे, कि प्रेशर जो है, प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ये हाई है, और यहाँ पे लो है, यहाँ हाई है, यहाँ हाई है, लो है, हाई है, यहाँ लो है। तो प्रेशर, इसको हम ग्राफिकल फॉर्म में कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, हाई, ये हाई प्रेशर एरिया है। ठीक, ये लो प्रेशर, ये हाई, ये लो, हाई, ये लो, हाई, लो। इस तरह से हम वेव को इसको बना सकते हैं। ये प्रेशर है, प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। ठीक है, तो एयर में जो प्रेशर बना है, हमने उसका ग्राफ बनाया विद टाइम। ठीक है, विद डिस्टेंस। अब एयर, जो साउंड है एयर में, वो इस तरह से ट्रेवल करती है। इसको बात को समझाने के लिए मैं और अच्छे से बना देता हूँ, क्योंकि मुझे ग्राफ का कुछ यूज करना है।
एक्चुअल में इक्वल होने चाहिए। इक्वल हाइट होनी चाहिए। साउंड कैसे ट्रेवल करेगी ये? हाई प्रेशर बनाया और फिर लो प्रेशर बनाया, फिर हाई प्रेशर बनाया और फिर लो प्रेशर बनाया। ठीक, अब इसमें जो कंप्रेशन का मैक्सिमम पॉइंट है, यहाँ पे कंप्रेशन का मैक्सिमम पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक, और ये जो एनर्जी इस पॉइंट से यहाँ तक ट्रांसफ़र होने में जितना टाइम लगा उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, और ये वेवलेंथ और साउंड की जो स्पीड हुई वो क्या हुई? स्पीड ऑफ साउंड क्या हुई? ये जो वेवलेंथ को, एक वेवलेंथ में जो ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा है, तो वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, एक के लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए ले दे रहे हैं, तो ये स्पीड ऑफ साउंड हो गई, वेवलेंथ अपॉन टाइम। इसको डिनोट करते हैं हम स्पीड को एस से, वेवलेंथ को करते हैं लैम्डा से, और टाइम पीरियड को करते हैं टी से। ठीक, ये आपका फॉर्मूला है स्पीड ऑफ साउंड का। ठीक, अब हम बताएंगे कि टाइम पीरियड जो होता है मतलब 1/t, टाइम पीरियड का अगर हम इन्वर्स निकालें, टाइम पीरियड की जो यूनिट्स हैं वो सेकंड्स में आती हैं, वेवलेंथ की मीटर्स में आती हैं। ठीक है, और स्पीड ऑफ साउंड की आएगी मीटर पर सेकंड में। और ये जो टाइम पीरियड है इसका हम इन्वर्स निकालें 1/t, तो जो आएगा वो आएगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं। ठीक, न्यू इज इक्वल टू 1/t, टाइम पीरियड है फ्रीक्वेंसी। अभी बताऊंगा फ्रीक्वेंसी होती क्या है। 1/ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट होगी हर्ट्ज। हर्ट्ज HERTZ, इसको शॉर्ट में HZ लिखते हैं। ठीक है, और 1 हर्ट्ज कितना हो गया? 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1/सेकेंड। ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड की यूनिट सेकेंड में होती है, तो 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1/सेकेंड। फ्रीक्वेंसी होती क्या है? फ्रीक्वेंसी बताता हूँ कि एक सेकेंड में इन 1 सेकेंड कितने उसके लिए ऑसिलेशंस हुए हैं। ठीक है, हाउ मेनी ऑसिलेशंस अब बोलेंगे ऐसे। ऑसिलेशंस मतलब यानी कि कंप्रेशन है, फिर ये रेयरफैक्शन है, कंप्रेशन है, ये रेयरफैक्शन है, ये कंप्रेशन है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। क्या है? ये इधर को ट्रैवल कर रहे हैं। कंप्रेशन यहाँ पे है, फिर यहाँ पे कंप्रेशन आएगा, फिर ये कंप्रेशन यहाँ आएगा, कंप्रेशन यहाँ आएगा, फिर ये कंप्रेशन यहाँ पे, नेक्स्ट इस तरह से, फिर उसके पीछे पीछे रेयरफैक्शन भी आते रहेंगे। तो ये आगे को ट्रैवल कर रही है। ठीक, और फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक सेकंड में उसने कितनी साइकिल्स ट्रैवल कर ली, कितने ऑसिलेशंस ट्रैवल कर लिए। हम एक ऑसिलेशन क्या मानेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जाना, एक कंप्रेशन की एक वेवलेंथ कंप्लीट कर लेना। ठीक है,
तो 1 सेकंड में ने कितनी वेवलेंथ कंप्लीट कर ली है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, वो काउंटिंग में आएगा। अगर आपने 1 सेकंड में 4 वेवलेंथ कंप्लीट कर लिए हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई 4। ठीक है, मतलब जो जो फॉग है वो वाइब्रेट जब कर रहा है, वो 1 सेकंड में कितना वाइब्रेट कर रहा है, 1 सेकंड में, इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितनी बार आगे पीछे होता है वो ही हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। उतने ही हमारे कंप्रेशन 1 सेकंड में उतने ही कंप्रेशन बनेंगे जितनी 1 सेकंड में आगे पीछे हो रहा है फॉग। ठीक है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, ये बनते जाएंगे। फ्रीक्वेंसी आपको समझ आ जानी चाहिए। अब एम्पलीट्यूड बता दूं, ये जो वेवलेंथ होती है इसे ग्राफ से ही बनाएंगे। ये वेवलेंथ हो गई, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा हो गया, और ये बेस लाइन से ऊपर तक ये जो हाइट है मैक्सिमम, इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड ये किसी वेव की जनरल से टर्म है। ये लैम्डा हो गई वेवलेंथ। ठीक है, और ये टाइम के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से हम बना सकते हैं, और टाइम पीरियड तो मैं बता दिया था यहाँ से। वेवलेंथ हम इनको क्रेस्ट बोलते हैं, जो ऊपर को उठे हुए हैं इनको क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और जो नीचे गिरे हुए हैं इनको ट्रफ बोलते हैं, TROUGH, को ट्रफ बोलेंगे, और ऊपर जो है इनको क्रेस्ट बोलेंगे, इनके नाम है क्रेस्ट। ठीक है, तो एक क्रेस्ट की नेक्स्ट क्रेस्ट से जो हाइट है, जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ बोलेंगे। या फिर हम दो ट्रफ के बीच, दो एकदम पास के जो ट्रफ होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ बोल सकते हैं। सेम होंगे, हम यहाँ से भी ले सकते हैं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितनी लेंथ होगी वो भी वेवलेंथ ही होगी। ठीक है, इस पे बेस्ड एक चीज़ और बतानी है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का क्या असर होता है साउंड में? अगर एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है तो वो साउंड लाउड है, लाउड साउंड है। ठीक है, और एम्पलीट्यूड कम है तो ये सॉफ्ट साउंड है। ठीक है, कितनी ज़ोर से बोली जा रही है ये एम्पलीट्यूड के बारे में है। अब हम जो फॉर्मूला है आपका, स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टाइम, टाइम पीरियड, इस पे बेस्ड एक सवाल करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है बुक में। कहता है कि एक वेव है, साउंड वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्स, 2 किलो हर्ट्स। किलो हर्ट्स का मतलब 2000 हर्ट्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में है तो हम इससे टाइम पीरियड कैसे निकाल लेंगे? टाइम पीरियड होगा टी कितना आ जाएगा, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन 2000 सेकेंड। ठीक है, ये आ गया टाइम। उसकी वेवलेंथ क्वेश्चन में दे रखी है, वेवलेंथ है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा 1.5 किलोमीटर ट्रैवल करने में, ट्रैवल में टाइम कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम। तो क्या करेंगे इसमें, हमें साउंड की जो स्पीड है
स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टाइम। ठीक, इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू न्यू, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक, तो स्पीड आ गई हमारी, तो लैम्डा कितना है, 35 सेंटीमीटर है। तो हम इसको मीटर्स में लिखेंगे, ये आ जाएगा 0.35 मीटर्स। और फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 2000 हर्ट्ज। ठीक, यानी पर सेकेंड। तो स्पीड आपकी कितनी आई, मल्टीप्लाई कर देंगे 35 इंटू 20, 700 मीटर पर सेकेंड साउंड की स्पीड आ गई। अभी कहता है, पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा 1.5 किलोमीटर को ट्रैवल करने में इस साउंड को। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम पूछ रहा है एक्चुअली, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 1.5 किलोमीटर यानी कि 1500 मीटर, और स्पीड कितनी है 700 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा ये 15/7 मीटर पर, 1500 मीटर है और ये मीटर पर सेकेंड है, ये 15/7 सेकेंड्स आ जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट 2.1 सेकेंड। इतने सेकेंड में वो साउंड आगे पहुंच जाएगी 1.5 किलोमीटर। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बुक में कुछ बता रखे हैं कि साउंड अलग अलग मीडियम में बताता है कि सॉलिड की, लिक्विड की और गैसेस में साउंड की जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। सॉलिड में जो साउंड की स्पीड है वो ज़्यादा होती है, लिक्विड्स में वो कम होती है, और गैस में वो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड्स में, फिर उससे कम होती है लिक्विड्स में, उससे कम होती है गैस में। ऐसा क्यों, क्योंकि सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं जो वाइब्रेट करेंगे वो बहुत ही पास होते हैं। ठीक, तो एनर्जी ज़्यादा तेज़ी से फास्ट फ्लो कर जाती है। नेक्स्ट, एक मॉलिक्यूल नेक्स्ट मॉलिक्यूल से जल्दी टकरा जाता है क्योंकि वो बहुत पास में है। लिक्विड में वो थोड़ा दूर होता है तो उसे टकराने में टाइम लगता है, तो एनर्जी भी ट्रांसफ़र होने में टाइम लगता है। ये मॉलिक्यूल से टकराएगा फिर वापस आएगा, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। स्पीड भी इतनी तेज़ी से एनर्जी आगे चल नहीं पाती। और गैसेस में तो बहुत दूर दूर होते हैं एयर मॉलिक्यूल्स, तो फिर जाएगा, फिर टकरा के वापस आएगा, तब एनर्जी ट्रांसफ़र होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो गैसेस में स्पीड जो है साउंड की कम होती है। नेक्स्ट हम बताने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड जो है लाइट, जैसे लाइट होती है, आपने लाइट के पढ़ा होगा कि टकराती है और फिर वापस आ जाती है, ऐसी साउंड भी टकराती है और वापस आ जाती है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ बताते नहीं हैं। इसमें 2 वर्ड्स हैं जो इन्होंने बताए हैं, एक तो है इको और दूसरा है रेवर्बरेशन। इको क्या होती है, इको होती है, मान लो एक बड़ा सा यहाँ पहाड़ है, ठीक है, हम पहाड़ पे खड़े हैं और यहाँ पे हम खड़े हैं और जोर से चिल्ला रहे हैं, तो क्या होती है, यहाँ पहाड़ है, सब बंद है, ठीक, कोई चिल्लाए यहाँ पे और खड़ा होकर उसे जब आवाज़
टकरा के वापस आएगी। तो जब बाद में जो टकरा करने के बाद जो वापस आवाज़ जो सुनाई देगी उसको हम इको बोलते हैं, उस साउंड को। ठीक है, वो इको की जो साउंड है वो थोड़े टाइम बाद आती है। दोनों एक साथ आ जाएंगे तो हमें तो एक साथ सुनाई दे जाएंगे, लेकिन हमारे कान जो है अंतर कर लेते हैं। ये बताता है कि जो 0.1 सेकंड का गैप होना चाहिए तभी हमें इको का पता चलेगा। कम से कम इतना गैप तो होना ही चाहिए, वरना हमें इको का हमारे कान पता ही नहीं कर पाएंगे कि इको भी आएगी। तो फिर ये बताता है कि इतने सेकंड्स में गैप करने के लिए, और साउंड की जो स्पीड है एयर में वो 344 मीटर पर सेकंड है, और इतनी स्पीड से इतने टाइम के अंदर वापस आने के लिए कम से कम हमें उस ऑब्जेक्ट से 34.4 मीटर्स दूर खड़े होना पड़ेगा, तभी इको जनरेट होगी। ठीक है, दूसरी बताता है ये रेवर्बरेशन। रेवर्बरेशन क्या होता है? रेवर्बरेशन कहता है कि अगर हम एक ऐसे हॉल में खड़े हो जाएं ऐसे जहाँ पे हम बोले, ठीक, हमारी आवाज़ टकरा के हमें सुनाई आ गई, टकरा के फिर से सुनाई आ गई, टकरा के बार बार सुनाई आ रही है, तो जब आवाज़ गूंजने लगती है ना, ठीक है, बार बार सुनाई देने लगती है, तो वो रेवर्बरेशन हो जाता है। ठीक है, इसमें नॉइज़ ज़्यादा आ जाती है और हमें सुनना पसंद नहीं होता। इको में वो आवाज़ एक ही बार वापस आती है, और रेवर्बरेशन में बार बार वापस आती है। ठीक है, इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, इको में एक ही बार रिफ्लेक्शन हुआ था। अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं। जो रिफ्लेक्शन है साउंड के, रिफ्लेक्शन का यूजेस में कहते हैं लाउड स्पीकर होते हैं, लाउड स्पीकर हैं, हॉर्न हैं, और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बनाते हैं बोल, ऐसे यहाँ पे बोलते हैं वो, ये इनको ऐसे बनाया जाता है जिससे आवाज़ सभी डायरेक्शन में चली जाए, इधर भी चली जाए, इधर भी, इधर भी, इधर भी, एक तरफ जाएगी तो फिर वो टकरा के वापस आ जाएगी। ठीक है, इन्हें कोनिकल शेप में बनाते हैं। दूसरा यूज है इसका स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप में आपको पता होगा डॉक्टर जो अपने गले में डाले रखता है ना, इधर से सुनता है, वो कान में लगा है, यहाँ पे चेस्ट पे लगाता है, और फिर यहाँ पे दो हिस्से रहते हैं, एक को अपने कान में लगाता है, दूसरे को कान में लगाता है। ये डॉक्टर्स यूज़ करते हैं स्टेथोस्कोप। इसका भी डिज़ाइन इस तरह से बनाते हैं कि जब यहाँ से जो आवाज़ है वो हमारे कान तक बहुत बारीक आवाज़ को भी वो एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है, हार्ट बीट सुन सकता है वो। इसमें साउंड ट्रांसफ़र होती है, रिफ्लेक्शन हो के ऐसे जाती है जो कान तक पहुंचती है। तीसरा इन्होंने बोला है यूज़ है कंसर्ट हॉल। कंसर्ट हॉल में जहाँ पे गाना वाना गाया जाता है, हॉल होता है, परफॉर्मेंस होती है, तो वहाँ पे स्टेज जो होती है, ये पब्लिक बैठी है, मान लो चेयर है, ठीक, तो ये हॉल इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि यहाँ पे जो खड़ा होकर चिल्ला रहा है अगर, तो उसकी आवाज़ यहीं पे आए, गूंजे ना ज़्यादा। ठीक है, इस तरह से इनका डिज़ाइन अलग तरीके से होता है जो पब्लिक को सुनाई दे, बार बार ना गूंजे आवाज़। ठीक है, सभी को सुनाई दे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेंज ऑफ हियरिंग। ये थोड़ा रटने वाली
चीज़ है रेंज ऑफ हियरिंग। रेंज ऑफ हियरिंग में हमारी सुनने की जो कैपेसिटी ऑफ हियरिंग कितनी है हमारी, ऑफ ईयर्स। फ्रीक्वेंसी क्या है, ह्यूमंस की फ्रीक्वेंसी जो कान की होती है बोलते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है, 20K हर्ट्ज तक है ह्यूमन की कैपेसिटी। मतलब इसके बीच के जो साउंड्स होती हैं हमारे कान उन्हीं को सुन पाते हैं, ठीक है। जो चिल्ड्रन है, ह्यूमन चिल्ड्रन बोलते हैं वो, और एंड सम एनिमल्स वो 25 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, ठीक है। 20 हर्ट्ज से बच्चों को ज़्यादा आवाज़ें सुनाई दे जाती हैं, ठीक है। और 20 हर्ट्ज से कम जो होगी उनको बोलेंगे हम इंफ्रासोनिक। और 20,000 हर्ट्ज से जो ज़्यादा होगी अल्ट्रासोनिक, ठीक है। हम अल्ट्रासोनिक नहीं सुन पाते, इंफ्रासोनिक नहीं सुन पाते। इनके बीच की जो रेंज है हमारे कान की, ह्यूमन ईयर की, बस वही हम सुन पा सकते हैं, ठीक है। अब बताते हैं इंफ्रासोनिक में व्हेल्स एंड एलिफेंट्स ये जो साउंड्स निकालते हैं वो इंफ्रासोनिक रेंज में होती हैं, हम उनकी आवाज़ें नहीं सुन पाते। और राइनोसरस ये 5 हर्ट्ज तक की आवाज़ें जो है सुन लेते हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनिक में आते हैं आपके रैट्स, बैट्स, ठीक है। बैट्स जो चमगादड़ होती हैं वो, तो इसमें बीच में ह्यूमंस हैं, ह्यूमन कैपेसिटी इसमें है। बस ये तुम्हें याद रखने हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की जो हमारी कैपेसिटी है कान की। अब नेक्स्ट आता है आपका एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड क्या है? अल्ट्रासाउंड आपको पता है, अल्ट्रासोनिक जो साउंड होती हैं उनको अल्ट्रासाउंड बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक साउंड्स को। इसकी एप्लीकेशन सबसे पहले ही बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स करते हैं, हॉस्पिटल में कराते हैं कि कोई बीमार होता है उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है ना, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक। अब वो इंसान को उसमें लिटा लेते हैं, उसकी बॉडी के ऊपर साउंड वेव्स छोड़ते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स छोड़ते हैं, और फिर वो अंदर जाती हैं और फिर टकरा के वापस आ जाती हैं, ठीक है। हमारी जो बॉडी है उस पर इंस्ट्रूमेंट को रख देते हैं और फिर वो अंदर साउंड वेव्स छोड़ता है और फिर वापस आ जाती है। हमें पता है साउंड वेव्स लिक्विड, गैस और सॉलिड्स में ट्रैवल करती है, ठीक है। तो और अलग अलग स्पीड में ट्रैवल करती है, लिक्विड्स में भी, सॉलिड्स में भी और गैस में भी। तो जब सॉलिड आता है या बीच में लिक्विड के बीच में सॉलिड आ जाता है तो वो जब टकरा के आएगी वापस उसका टाइम बदल जाएगा। तो उससे हम एक उसकी इमेज बना सकते हैं कि उसके रास्ते में सॉलिड आया था, लिक्विड आया था या गैस आया था। तो इसमें हम यूज़ कर लेते हैं, उसका टीवी पे या कंप्यूटर पे इमेज बन जाती है, अल्ट्रासाउंड टीवी पे आ जाता है, फिर दिख जाता है कि ये लिक्विड है, सॉलिड है, या कहाँ पे ये साउंड ट्रैवल कर रही है, और फिर अच्छी खासी इमेज दिख जाती है। अल्ट्रासाउंड कराते हैं बॉडी के अंदर देखने के लिए, जैसे लीवर का है, हार्ट का है, ठीक है, और सारे बॉडी ऑर्गन्स के हम कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड, डॉक्टर्स करते हैं हॉस्पिटल में। दूसरा है
कोई मेटल ब्लॉक है बड़ा सा, अब वो कहीं से टूट गया, हमें पता नहीं कहाँ से टूट गया है, तो उसका अल्ट्रासाउंड कर देंगे। अल्ट्रासाउंड क्या होगा, यहाँ से टकरा के वापस चले जाएगी, यहाँ पे देर लगाएगी पार करने में, ठीक है, और फिर वापस जाएगी। और अगर ये सॉलिड होता पूरा तो वापस तो जाती नहीं, पार हो जाती। तो हम कहाँ से, इसमें टूटा हुआ ये ब्लॉक, सॉलिड ब्लॉक टूट गया, क्रैक्स पता करने में, क्रैक्स इन सॉलिड ब्लॉक। सॉलिड ब्लॉक क्या हो सकता है, जैसे कि कोई ब्रिज है, पूरा ब्रिज सॉलिड है, उसमें कहीं से वो टूट गया है, तो हम उसका अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, उसमें अंदर बीच में क्रैक्स पड़े हैं या नहीं पड़े हैं, ठीक है। और बस एक छोटी सी चीज़ इसमें दे रखी है, हियरिंग एड्स। हियरिंग एड क्या होते हैं, जो कान में, जो जिन लोगों को कान से ठीक से सुनाई नहीं देता, तो वो मशीन की हेल्प ले लेते हैं, उनको एड बोलते हैं, हियरिंग एड बोलते हैं, कान में लगा लेते हैं सुनने की मशीन, हियरिंग एड। वो मशीन कैसे काम करती है, वो मशीन साउंड वेव्स की जो एनर्जी है उसको बढ़ाती है, उसको एम्पलीफाई करती है, उसको बड़ा कर देती है। तो वो जो साउंड की जो वेव्स हैं ये ऐसे आती हैं सॉफ्ट, तो वो उनको क्या करेगी, वो बड़ा कर देगी, बड़ा एम्पलीफाई कर देगी, जिससे उन्हें फिर वो सुनाई दे जाता है कि हाँ क्या बोला था, ठीक है। अब एक चीज़ बता दूँ, जो साउंड है ये मैकेनिकल वेव्स है। मैकेनिकल वेव्स कैसे हैं, मैकेनिकल वेव कैसे हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक्चुअल में मोशन करते हैं टू एंड फ्रो, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। और जो साउंड की जो एनर्जी है वो किधर ट्रेवल हो रही है, वो भी आगे की ओर ट्रेवल हो रही है साउंड, ठीक है। तो साउंड की जो डायरेक्शन है और इनकी ये पार्टिकल्स की जो डायरेक्शन टू एंड फ्रो मोशन है, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन है, ये सेम होता है। तो ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। एक दूसरी तरह की वेव्स और होती हैं, वो साउंड वेव्स नहीं होती। अगर पानी है उसमें यहाँ पे हमने पत्थर गिरा दिया ऊपर से, तो क्या होगा, ये इस पत्थर की वजह से ये पास का पानी ऊपर नीचे होने लगेगा, ठीक है, और फिर रिपल्स बनेंगे, मतलब छल्ले बनेंगे ऐसे, और फिर ये छल्ला और दूर होता चला जाएगा, ठीक है, पत्थर यहाँ पे डालने पर। तो इसमें क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो अप एंड डाउन मूव करते हैं, अप एंड डाउन, और एनर्जी राइट में फ्लो होती है। जो वेव्स है, वेव का डायरेक्शन राइट में है, तो ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। जिनमें वेव का डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो पार्टिकल्स के मोशन के, ठीक, पार्टिकल मोशन इसमें अप एंड डाउन मोशन होता है, और वेव आगे की से 90 डिग्री एंगल है, और यहाँ पर ये सेम डायरेक्शन में है। तो ऐसी वेव्स को लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होते हैं। ये साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। ये टाइप है ये टाइप है, दो टाइप की हमने पढ़ी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। बस इस चैप्टर में इतना ही है, बाकी आप समरी में आप देख सकते हैं और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं।